जितनी अभी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी फुलफिल हुई है उसको आप छांट के देखिएगा तो उसमें मैक्सिमम एंटीनाधारी 90% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के रूप में सेलेक्ट हो रहा है। मंडल 2 से सरकार ही नहीं बनेगी, इस देश का व्यवस्था परिवर्तन भी हो जाएगा, सरकार भी बनेगी और व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन मैं उनको अपना सिरमौर इसलिए मानता हूँ, इस देश में उन्होंने समता बंधुता पर आधारित संविधान को स्थापित कर उसको और व्यवस्थित करने का उन्होंने अवसर प्रदान किया था। पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म सजा के दे दिया जाए तो आरक्षण की आवश्यकता रहेगी कहाँ? गड़ेरिया, कुर्मी, कोयरी, धोबी, पाती, दलित, तमड़ी, चमार, धरकार, बिंद, पाती असल में है जो भारतवासी पीपी सिंह के खिलाफ और ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ यही एंटीनाधारी वर्ग सड़कों पर उतरा था। तो ईडब्ल्यूएस का नौबत आता है तो ईडब्ल्यूएस के समय यही ओबीसी एसटी एसटी के नेता भाजपा के साथ सुर में सुर मिलाते हैं और तालियां बजा करके ईडब्ल्यूएस पारित करवाते हैं। मैं तो इसको बेहुदा और बेशर्म कहता हूँ। पैदा तो हुए ओबीसी में होंगे लेकिन उनका संगत एंटीनाधारियों के बीच में होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव बनारस में इस समय मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं द बहुजन एक्सप्रेस और जातिगत जनगणना की बात हो रही है। बिहार में गिनती चालू है, गिनती हो रही है लगातार और उत्तर प्रदेश से भी इसकी आवाज़ सदन में आप लोगों ने देखा कई दिन उठाई गई। अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं। अब मेरे साथ बातचीत करने के लिए सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर एस पटेल जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नेता तो काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं, कई लोगों ने बात करी, इस पे लोगों तक बात नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है पहले समझना। पहला यह कि बात जाति जनगणना की अगर बात करें तो 1931 के बाद कई बार इस पर प्रयास हुआ, लेकिन हमारे महापुरुषों ने जब जब इस बात को उठाया तब तब आरएसएस और एंटीनाधारियों ने, वो एंटीनाधारी वर्ग के पूरे की पूरी जमात ने, या एक शब्द कहता हूँ मैं, मनुवादी और सामंतवादियों ने एक नया एजेंडा समाज के बीच में, बहुजन समाज के बीच में ला देते थे। और वो जब जब नया एजेंडा लाते थे तो चूंकि मीडिया उनकी, व्यवस्थाओं पे कब्जा उनका, शासन प्रशासन में वो सारे चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज़ादी के बाद भी कब्जा उन्हीं का, तो बातें समाज के बीच में जाने के जो संसाधन हैं पूरी तरह तब से लेकर आज तक जिनका केंद्र में सरकार रहा लगभग उनकी गुलामी में वो जकड़े रहे। हमारे बहुजन समुदाय के लोगों के बीच ये बात पहुंच नहीं पाई, या जब पहुंचने की ज़रूरत हुई तो ज़्यादातर समस्या रहा कि हमारा बहुजन समुदाय या हमारा कमेरा समुदाय, हमारा काम करके रोज अपने बच्चों का पेट पोषण करने वाला समुदाय, जिस समुदाय से हम लोग आते हैं, ये उस ज़माने तक, एक बहुत समय तक ये टीवी और मीडिया से बहुत दूर रहा। अब जब पढ़ा लिखा हमारा समाज मजबूती से आगे आया, थोड़ी आगे बढ़ा, तो पूरी तरह इस देश की मीडिया को वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खरीद लिया है, एक शब्दों में कहूँ तो। और आज एक एजेंडा के तहत मीडिया पर बातें केवल हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ नहीं है। देश में यही मोदी सरकार की आंकड़ा ये कहते हैं कि हमने इस देश में लगभग 90 करोड़ लोगों तक 5 किलो राशन पहुंचाया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस देश में 90 करोड़ से ज़्यादा लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। जनगणना की हम लोग बात कर रहे हैं तो बात ये होती है कि ओबीसी जो वर्ग है उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा गिनती होने के बाद होगा। लेकिन जब हम ओबीसी के बीच में आप भी जाते होंगे तो जो ओबीसी है वो, उसमें से भी कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना होना मतलब जातिवाद को बढ़ावा देना। जो भी ओबीसी समुदाय के लोग ये बात कहते हैं, असल में वो पैदा तो हुए ओबीसी में होंगे लेकिन उनका संगत एंटीनाधारियों के बीच में होगा। तो जब जब एंटीनाधारी के पास वो रहेंगे, पैदा ओबीसी समाज में हो जाने से उनको हम ओबीसी नहीं मानते।
जिसके संपर्क में हो आप, वो रोज आपको पढ़ा रहे हैं, इनको यही पता नहीं कि उनका संविधान क्या कहता है, आर्टिकल्स के बारे में उनको जानकारी नहीं है। अब आपके सवाल का सीधा अगर जवाब दूं तो एक लाइन में ये समझ लीजिएगा। पहले तो आपके सवाल में दो भेद हैं। पहला कि जातिगत जनगणना से ओबीसी को केवल लाभ होगा, मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं। केवल नहीं, सबसे ज़्यादा लाभ होगा। नहीं, केवल ही नहीं, इस देश के सबसे निचले पायदान में जो जातियां हैं उनसे लेकर अगले पायदान में स्थापित होने वाले उन सभी जातियों को वास्तव में समता बंधुता पर आधारित संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, इस देश के सभी लोगों को लाभ होगा। और मैं अगर अपने शब्दों में कहूं तो है गड़ेरिया, कुर्मी, कोयरी, धोबी, पासी, तेली, तमड़ी, चमार, धिरकार, बिंद, पासी, असल में है जो भारतवासी, इन सबको उसका लाभ होगा। जब जातिगत आधार पर सबको या भारतीय संविधान के वर्ग के आधार पर सबको जाति जनगणना के बाद सबको वास्तविक सुनिश्चित आधार मानकर सबको भागीदारी दी जाने लगेगी तो आरक्षण की जरूरत कहाँ रह जाएगी। मैं तो कहता हूं जातिगत जनगणना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि जब जातिगत जनगणना हो जाएगा तो इस देश में सभी जातियों को, जो जातियां मुख्य धारा में नहीं आ पाई, उन सभी जातियों को बराबर बढ़ने का अवसर मिलेगा। और कुछ एक जातियां जो इस देश के समूचे जातियों की हक अधिकारों को कुंडली मार के बैठे हैं, कम से कम उनसे इस देश को निजात मिलेगा। तो असल में बताएं, जो विरोध करने वाले हैं, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि जो ओबीसी ये बात नहीं समझता होगा वो एंटीनाधारी कह के संपर्क में होगा। उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं, जब सदन में अखिलेश जी ने ये बात उठाई जाति की जनगणना की, तो योगी जी का जवाब उधर से आया था कि इनका सामाजिक न्याय यही है कि 46 में से 56 एसडीएम यादव शामिल हुए उसमें। योगी जी अगर पढ़े होते, मैं तो योगी जी को चूंकि संत हैं उनका सम्मान करता हूं, तो 46 में से 56 एसडीएम आप समझ सकते हैं कि कितना पढ़ा लिखा योगी जी हैं। वो तो टंग स्लिप टंग हो गया, वो 86 कहना चाह रहे थे शायद। 86 में से भी 46 अगर यादव होते हैं तो भी तो फिर वो एक ही तबके को सारा फायदा मिल रहा है। मित्र, मैं एक बात बताऊं आपको, न 86 में से 46 थे, न 46 में से 56 थे। असल में कुल 8 एसडीएम हुए थे उस समय। अखिलेश यादव की सरकार में यादव समाज के लोग पीसीएस कम क्वालिफाई करते थे, और जब भाजपा की सरकार आई है तो अभी पिछला उठा के लिस्ट देख लीजिए, सबसे ज़्यादा यादव समाज पीसीएस में क्वालिफाई हुआ है। जो पढ़ेगा, जो कंपटीशन क्वालिफाई करेगा वो जाएगा। अब तो अखिलेश यादव की सरकार है नहीं, अब तो समाजवादी पार्टी की सरकार है नहीं, अब तो बाबा की सरकार है। सबसे ज़्यादा जो अब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी बाबा के सरकार में आज भी अगर सबसे ज़्यादा पीसीएस क्वालिफाई करने वाली जाति का आंकड़ा देखा जाए तो यादव समाज है। तो बाबा जी अब जवाब दे दें। मैं तो अखिलेश यादव जी से एक कहना चाहता हूं, केवल बाबा से ही नहीं, सवाल अखिलेश जी से भी है। अखिलेश जी को पूरा डेटा बाबा जी के सामने उनके मुंह पे फेंक देना चाहिए। 2022 का आंकड़ा उठा के देख ले बाबा जी कि पीसीएस में कौन समाज कितना निकाला है। अखिलेश यादव की सरकार में भी यादव पढ़ता था और आज के समय में भी यादव पढ़ रहा है, या जो भी जातियां पढ़ रही हैं, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि जुडिशरी में क्लोजिंग सिस्टम की। अभी हाल ही में कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनका जवाब आया था कि ये ख़त्म होना चाहिए। किरण रिजिजू साहब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आदिवासी समाज से आते हैं वो, और उन्होंने इस पर बहुत बखूबी विधिवत चर्चा रखा है। लेकिन सुनता कौन है उनकी? कानून मंत्री हैं। सुनता कौन है उनकी? भारतीय जनता पार्टी में टोपी पहनाया जाता है मंत्री बनाकर, केवल कलम आपके हाथ में नहीं दी जाती। कलम तो आरएसएस वालों के ही हाथ में रहता है, वो जो कहेंगे वही होगा। इनके कानून मंत्री होने से
देश को, आदिवासी समाज को कोई लाभ नहीं हो पाएगा। आदिवासी समाज के हक में बोल रहे हैं, अगर कोलेजियम सिस्टम खत्म करने की बात कर रहे हैं तो आप बोल क्यों रहे हो? आप कर क्यों नहीं देते? आप कानून मंत्री हो, आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो, और आप बोलने से तो होगा नहीं ना। आपके मन में जो है उसको करो ना भाई। आप कानून मंत्री, उसको प्लेटफॉर्म पे लाओ, कानून बनवाओ उसके लिए। ये बोल केवल रहे हैं, कर दें तो मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं इनका। हम क्रीमी लेयर्स की जब बात करते हैं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, या मीडिया सेंटर्स की बात हो, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, तो वहाँ पे कैसे आपको लगता है कि जातिगत जनगणना के बाद क्या वहाँ पे भी हिस्सेदारी, वहाँ पे भी लोग पहुँच पाएंगे? देखिए, दो चीज़ें क्लियर करें आपको। क्रीमी लेयर और आरक्षण को एक तरफ रखिए, जाति जनगणना को एक तरफ रखिए। इन दोनों को अगर आपने एक कर दिया तो हौस पौस हो जाएगा और गलत फहमियाँ समाज में फैलेंगी। जहाँ तक हम समझते हैं संविधान के अनुसार, जिस दिन जातिगत जनगणना हो जाए, एसटी, एसटी, ओबीसी और ओपन कैटेगरी, जनरल, सभी जातियों की जातिगत जनगणना हो जाए और जाति अथवा वर्ग आधारित सभी जातियों को उनके आबादी और उनके वर्गिक आबादी के आंकड़े के अनुसार उनको पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म सजा के दे दिया जाए, तो आरक्षण की आवश्यकता रहेगी कहाँ? आरक्षण की आवश्यकता तब कहाँ रह जाएगी? आरक्षण की आवश्यकता तब है ही नहीं जब जाति जनगणना करके इस देश के जातीय आबादी के आधार पर इस देश के सभी जातियों को वास्तविक हक हिस्सेदारी दे दी जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आरक्षण की कोई आवश्यकता रहेगी। अभी हाल ही में ही जब EWS का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, 10% का रजामंदी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी उसके ऊपर, तब भी क्योंकि इसके नुकसान जो है वो सभी पिछड़े वर्ग के जो बहुजन समाज है उनका नुकसान है इस 10% आरक्षण से, लोग नहीं आए, लोगों ने कुछ बोला नहीं, हो गया, ख़त्म हो गई बात। देखिए, दो तीन चीज़ें आपको क्लियर करूं। ये हमारे बहुजन समाज का दोष नहीं है, ये बहुजन समाज को लीड करने वाले लीडर का दोष है। एक साथ सब सदन में खड़ा होकर के लोकसभा में सब ताली बजाए थे, राज्यसभा में सब ताली बजा के यही बहुजन समाज के लोग EWS का आरक्षण पारित करवाए थे। मैं तो कहता हूँ ये गद्दार हैं जिन लोगों ने ताली बजा करके अपूर्ण बहुमत से पारित कर दिया था EWS बनाने के लिए। दिन याद करिए जब OBC को आरक्षण 90 में जनता दल की सरकार ने विश्वनाथ प्रताप सिंह, मंडल मसीहा, पिछड़ों के नेता मैं उनको कहता हूं, वो भी ठाकुर समाज से आने वाले, लेकिन मैं उनको अपना सिरमौर इसलिए मानता हूं कि इस देश में उन्होंने समता बंधुता पर आधारित संविधान को स्थापित कर उसको और व्यवस्थित करने का उन्होंने अवसर प्रदान किया था। याद करिएगा वो समय BP सिंह के खिलाफ और OBC के आरक्षण के खिलाफ यही एंटीनाधारी वर्ग सड़कों पर उतरा था। कई राज्यों में आत्मदाह कर लिया इन लोगों ने। इनके नेताओं ने OBC आरक्षण के खिलाफ जहर उगला और मंडल के खिलाफ कमंडल की रथ यात्रा उसी दौरान, आपको बता दूं, शायद याद होगा आपको, उसी दौरान आडवाणी ने मंडल के खिलाफ कमंडल की यात्रा निकाला, यानी OBC आरक्षण के खिलाफ इस देश को धर्म के आधि में झोंकने का काम किया। जब EWS का नौबत आता है तो EWS के समय यही OBC SC ST के नेता भाजपा के साथ सुर में सुर मिलाते हैं और तालियां बजा करके EWS पारित करवाते हैं। मैं तो इनको बेहुदा और बेशर्म कहता हूं। अच्छा, अब बिहार में क्योंकि गिनती हो रही है और लोकसभा के चुनाव बहुत नज़दीक हैं 2024 के, सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही हैं और कि विपक्ष कैसे एकजुट हो, सभी लोगों की कोशिश हम लोगों ने देखी है। बिहार के आंकड़े आने के बाद कितना असर इसका 24 के चुनाव में पड़ेगा? देखिए, दो चीज़ें आपको मैं क्लियर करूं। पहले तो सवाल आपका फिर से कह रहा हूं कि जातिगत जनगणना के आधार को लेकर केवल 2024 पर असर केवल उसी से नहीं आ जाएगा। इसके लिए जितने विपक्षी OBC माइंडेड, वंचित वर्ग के माइंडेड नेता हैं, SC ST माइनॉरिटी माइंडेड नेता हैं, देश के समता और बंधुता आधारित नेता हैं, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा
जाति जनगणना बेशक इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने कहा ना भी कि इस देश का तमाम ऐसा ओबीसी तबका है जो कहता है जाति जनगणना से इस देश को क्या लाभ है। बिहार में जाति जनगणना जैसे ही आ रहा है अप्रैल मई में, वास्तव में देश में मंडल 2 का आंदोलन खड़ा होना चाहिए। चाहिए हो जाएगा? नहीं चाहिए, ये मैं कतई नहीं मानता कि हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं वही बात कि बिहार की जाति जनगणना का आंकड़ा आते ही इस देश के समस्त एसटी, ओबीसी और वंचित वर्ग माइनॉरिटी के सारे नेता जिस दिन एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, बिहार की जाति जनगणना के आंदोलन को लेकर के देश में निकल जाएंगे, मंडल 2 का आंदोलन खड़ा करेंगे, उसके बाद बीजेपी की खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल हो जाएगा। मंडल 2 से 24 में सरकार गिराई जा सकती है? 100% सरकार गिराई नहीं जा सकती, नई सरकार बनाई जा सकती है। गिराते तो तब है ना जब सरकार चल रही हो हम गिरा दे, फ्रेश चुनाव होगा। 24 में हमारे देश का मंडल 2 से सरकार बन जाएगी? मंडल 2 से सरकार ही नहीं बनेगी, इस देश का व्यवस्था परिवर्तन भी हो जाएगा। सरकार भी बनेगी और व्यवस्था परिवर्तन होगा, और वास्तव में इस देश के वंचित वर्गों को हक अधिकार मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस पर एक बात बता दूं आपको, मैं उस जनरल कैटेगरी के आने वाले तमाम जातियों से भी अनुरोध करूंगा कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है। वैसे इस शब्द से कहीं ये झलकता नहीं है कि इस देश के लिए केवल सवर्ण जातियों के लिए ये आरक्षण का प्राविधान है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन मतलब इस देश के सभी जातियों के लिए होना चाहिए। पहला तो मांग यह है कि इसको आर्थिक आधार पर अगर लाए हो तो सभी जातियों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करो। उसमें नहीं कर सकते तो सवर्ण जातियों को अपने अधिकारों के बारे में समझना पड़ेगा। ठाकुर और लाला बनिया को ये बात समझना पड़ेगा कि जब ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी आता है तो उस वैकेंसी में जरा आंख उठा के आप भी देख लीजिएगा पत्रकार महोदय, जितनी अभी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी फुलफिल हुई है उसको आप छांट के देखिएगा तो उसमें मैक्सिमम एंटीनाधारी 90% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के रूप में सेलेक्ट हो रहा है। और बाह भुजा मजबूत करके बाह फेरने वाले क्षत्रिय समाज, लाला समाज और बनिया जो ईडब्ल्यूएस में जिनका अधिकार है, असल में वही एंटीनाधारी जो एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकारों को छीन के खा रहा था, अब ईडब्ल्यूएस में सवर्ण समुदाय के अधिकारों को भी छीन के कुंडली मार के खा रहा है। मैं तो कहता हूं कि जो तुम कहा करते थे कि ओबीसी वर्ग का अधिकार यादव खा रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं अब तुम्हारे ईडब्ल्यूएस का अधिकार केवल और केवल एंटीनाधारी खा रहा है। तो आपने सुना हमारे साथ डॉक्टर आर.एस. पटेल मौजूद थे। कितना ज़रूरी जातिगत जनगणना है और इसका कितना असर इस पे आगे काम करने से 2024 के चुनाव पे पड़ेगा, किस तरीके से हम देखते हैं कि 24 तक किस तरीके से इस मुद्दे को और उठाया जाता है। फिलहाल लेकिन ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात और होगी और इसी मुद्दे पे और बातचीत होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।